मेरा रंगीला राजस्थान, पचरंगी लहरिया साफा जहाँ की शान, जहाँ जन्मे हैं वीर अगणित, ग्रंथों ने किया गुणगान, वो है मेरा प्यारा रंगीला रसीला राजस्थान। तो आइए सब मिलकर कहें जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और इसी राजस्थान की माटी में रचा बसा है हमारा खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूँ रोशनी और मेरे साथ मौजूद मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का अभिनंदन, स्वागत अलबेलो राजस्थान में। खम्मा गणिसा। आज अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हमारा राजस्थान बहुत पुराना जो राजस्थान था उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है राजस्थान। और राजस्थान की गली चौबारों में, राजस्थान के ग्रामीण अंचल में या आधुनिक शहर में भी देख लें तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति वो नज़र आता है जो कहीं ना कहीं अथक मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, और हम उसे प्यार से मजदूर कहते हैं जी। लेकिन आज का जो दिन है रोशनी, 1 मई का दिन है। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। हम ये दिवस मनाते हैं श्रमिकों को उनके कठोर परिश्रम का सम्मान देने के लिए। और पहली बार 1923 में चेन्नई में ये दिवस पहली बार मनाया गया था। उसके बाद से लेके अब तक प्रतिवर्ष 1 मई का दिन आम भाषा में मजदूर दिवस कहा जाता है, जिससे वहाँ पर मजदूरों का सम्मान होता है, उन्हें हम याद करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं। जी। साथ ही मैं मेरे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि जो आप रोज़मर्रा के समय में काम करते हैं, जो आपके कार्य समय है वो निर्धारित है, जो घंटे निर्धारित हैं, साथ ही जो आपको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का अधिकार मिला है, वो भी हमारे श्रमिकों का ही बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। तो आज उस लिहाज से आज का जो दिन है बहुत ही खास है। बिल्कुल रोशनी, और आपने सही बात की। 8 घंटे का काम जो है, उस 8 घंटे के काम के समापन के बाद ये एक नियम है जिसे माना जाना चाहिए हर जगह पर, कि जब तक मजदूर का काम पूरा हो जाता है, उसका पसीना ना सूखे, उससे पहले उसके हाथ में उसकी मजदूरी आ जानी चाहिए। बिल्कुल। तो इस मजदूर दिवस पे हम सभी मजदूरों को यहाँ सम्मान देते हैं और हमारे उस अंचल में चलते हैं जहाँ राजस्थान है, जहाँ पर सभी लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम सभी मजदूर हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, हम सभी मजदूर हैं, लेकिन हमारा जो राजस्थान है उसने बहुत कठिन परिश्रम करना सिखाया है। तपती धरा पर जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, आंधी धूल लगकर चलता है, उसमें भी हम जीवटता के साथ जुड़े रहते हैं। और ये अब राजस्थान वो पुराना राजस्थान नहीं रहा है। यहाँ के ग्रामीण अंचलों ने एक नया स्वरूप ले लिया है और भारत आने वाला हर पर्यटक पहला अगर कदम रख रहा है तो राजस्थान में आना चाहता है। और ऐसा ही एक गाँव मुझे आज, अब गाँव में चलें। बिल्कुल आप रही हैं गाँव में? मैं बिल्कुल रही हूँ और मैंने बहुत करीब से देखा है गांव को। अच्छा। तो करीब से देखा है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ब्यावर के पास में एक मसूदा उपखंड है, वहाँ पर पास में एक देवमाली गांव है। उसमें जो देवमाली गांव है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बात करने के लिए आज जो एक मेहमान हमारे साथ हैं, वो उससे इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छी तरह तो वो जानते हैं। बिल्कुल। तो उनसे मिलते हैं। SDM आसिंद भीलवाड़ा RAS भरतराज गुर्जर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत भरत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार जी। और आप सभी को, जो भी आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जी। और आपने इस कार्यक्रम में मेरे को इनवाइट किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आमंत्रित करने का विषय जो था ना भरत जी, वो इतना गूढ़ विषय है कि वो बहुत प्यारा विषय है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, इसलिए आज आप हमारे सामने बैठे हैं, हमारा भी सौभाग्य है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से कहा गया है कि देवमाली जो गांव है उसका जो जिक्र चल रहा है, जो देश भर में आज ख्याति प्राप्त कर रहा है, तो उसको लेकर ही बात करेंगे कि जो देवमाली गाँव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार से नवाजित किया गया है, तो उसकी पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है, जो उसकी प्रेरणा है वो आपके लिए क्या रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो नवाचार है वो आपके द्वारा ही किया गया है। जी। गांव का शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, जैसे ही हमारे दिमाग में गांव की इमेज बनती है, तो हम सबके दिमाग में यही इमेज बनती है कि कोई भी गांव हो उसमें कच्चे मकान होंगे, केलों की छत होगी, शाम को गायों का रुनझुन संगीत होगा, पनघट से पानी भरती महिलाएं होंगी जी, पनघट पे कलकल की ध्वनियाँ होंगी जी, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होगा जिसके नीचे हताई करते लोग होंगे। ये वो छवि है जो गांव की हमारे दिलो दिमाग में बनती है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि अब विकास हो चुका है गांव का कलेवर भी बदल चुका है जी। अब वो गांव नहीं है जो पहले, आज के 25-30 साल पहले या 50 साल पहले गांव हुआ करते थे। हाँ। जी। लेकिन फिर भी एक गांव ऐसा है जो आज भी अपने मूल स्वरूप में है, अपने मौलिक जो मूल्य हैं, मानक हैं, गांव के जो असली मानक हैं, उनको अपने में समेटे हुए हैं, उनके विश्वास हैं,
अपने प्राचीन विश्वासों को, मूल्यों को वो अपने आप में समेटे हुए हैं। ऐसा एक गांव है देवमाली। उसको देखने से लगता है कि वास्तव में अपन किसी गांव में आए हैं। जी। आज भी गांव के सारे घर, जितने भी 300-400 घर हैं, वो सारे घर कच्चे हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। हाँ। उसके ऊपर केलुओं की छत है। हाँ जी। गांव के जो लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका खान पान आज भी उसी तरीके से है जैसे किसी एक प्राचीन गांव में या किसी वास्तविक गांव में जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आज भी उसी तरीके से है। वो एक झलक हम देखें भरत जी। हाँ, बहुत बिल्कुल, सुंदर। मेरे ख्याल से कानों में एक ध्वनि सी आ रही है कि जो आप बता रहे हैं उसको हम क्यों ना देखें और सुने। बड़ा सुंदरतम दृश्य हो सकता है। पहले देखते हैं, फिर आपसे और बात करते हैं। इतना खूबसूरत ये गाना, इतनी सुंदर ये डॉक्यूमेंट्री, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि हम खुद जाकर इस गांव को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से देख रहे हैं। भरत जी, आपने जो वर्णन किया था ना शुरू में, जिस तरह का गांव है, वो तो सिर्फ सुनाई दे रहा था, अब हमने देखा भी, इतनी खूबसूरत है। तो आगे बताइए जो आप बताना चाह रहे थे। इसमें जब पहली बार मेरा देवमाली में जाना हुआ, क्योंकि मेरी वहाँ पोस्टिंग थी जी। और पोस्टिंग रहती है तो हर गांव में, हर पंचायत में जाना होता है कई बार, जैसे जन सुनवाई के लिए, रात्रि चौपाल के लिए। तो जब पहली बार देवमाली में जाना हुआ तो पहली बार देखते ही ये लगा कि यार ये गांव वाकई इतना खूबसूरत है और इसको जो प्लेटफॉर्म या जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए वो आइडेंटिटी इसको अभी तक मिली नहीं है जी। और ये मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े लेवल पे या इसको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, अब तो या इंटरनेशनल लेवल से टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, तो ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे इसको आइडेंटिटी मिलेगी। लेकिन जब पहली बार मैं वहाँ गया तो पहली बार देखा और ये लगा कि यार इतना खूबसूरत गांव है। खूबसूरत क्या, अगर अपन कहें, ये भी कहें कि तो गलत नहीं होगा कि वास्तविक गांव है, एक रियल गांव जिसको बोल सकते हैं, रियल विलेज जिसको बोल सकते हैं, वो है। तो पहली बार मेरे दिमाग में आया था कि देवमाली, मकान कच्चे जी, लोग सच्चे, इरादे अच्छे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो उसके बाद में ये था कि इस गांव को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए
जिससे लोग इसके बारे में जान सकें, इसको देख सकें और अपने राजस्थान की जो समृद्ध विरासत है उस पर गर्व कर सकें कि हमारे पास ऐसी मजबूत विरासत है, ऐसे मजबूत लोग हैं जो आज भी अपनी सभ्यता को, संस्कृति को सहेज के रखे हुए हैं। तो इसके लिए ये विचार आया कि इसको एक डॉक्यूमेंट्री बना के सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शेयर करते हैं जितना ज़्यादा हो सकेगा। कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी थे, तो उनसे भी बात हुई कि हम ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से पे उसको शेयर करें। तो शुरुआती जो विचार था बहुत इनिशियली वो ये था कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना के लोगों तक पहुंचाया जाए इस गांव को, इस गांव की खूबियों को, इस गांव की विशेषता को, इस गांव की सुंदरता को। उसके बाद में जैसे ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, हमारे जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने इसको रिलीज़ किया और रिलीज़ करने के बाद में ये इतनी लोकप्रिय हुई जी, ये बहुत मतलब इतना अप्रिसिएशन इसको मिला, मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आए कई जगह से, आउट ऑफ स्टेट से कि ये कहाँ है ये गांव। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोगों के दिमाग में थी। यहाँ तक कि बॉलीवुड से भी फ़ोन आए उस दौरान कि हम यहाँ पे शूट करना चाहते हैं। और उसके बाद में 2-3 मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो उसके बाद में भारत सरकार का जो प्रोग्राम है बेस्ट टूरिस्ट विलेज, उसके लिए क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास भी पहुंची, फिर उन्होंने कहा कि इसको अपन वहाँ भेजेंगे, आप इसका प्रोजेक्ट बना के भेजें, डिटेल प्रोजेक्ट। तो फिर वो हमने सबमिट किया और फॉर्चुनेटली, और इस गांव का सौभाग्य था, हम सबका सौभाग्य था कि ये बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में अवार्ड भी इसको मिला जी। और उसके बाद में इस गांव में टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ा है और एक नया दर्जा और नया जो वो है कलेवर जो है वो इस गांव को मिला है। लेकिन सबसे मजबूत बात और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव के लोग आज भी अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए कृत संकल्प है। आपके इस अभूतपूर्व प्रयास पर एक जो प्रशंसा आपको मिली है वो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की ओर से भी ट्वीट किया गया था इस पर और बताया गया था, आपको बधाई मिली थी उस पर। जी 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 हाँ, इस पर सभी जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जो हमारे केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया जो कि टूरिस्ट मिनिस्टर हैं राजस्थान की, सबकी तरफ से इसको अप्रिसिएट किया गया। और माननीय पर्यटन मंत्री महोदया का वहाँ दौरा भी हुआ, वो वहाँ जाके भी आई। और इसके बाद में इस गांव को कई सारे विकास की सौगातें भी मिली, जैसे माननीय मंत्री महोदया भी वहाँ गई थी। उसके बाद में बजट में भी इसके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हुए। और कोई भी गांव होता है जिसमें स्कोप दिखता है कि पर्यटन के यहाँ पे स्कोप है, और पर्यटन अपने आप में इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसका कोई भी क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्यटन का विकास होता है तो पूरे क्षेत्र को, पूरे लोगों को, किसी एक आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। जितने भी वहाँ के वासिंदे हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उन सबको उसका फ़ायदा मिलता है। तो हमारी सरकार भी इस चीज़ को समझती है कि पर्यटन का विकास और पर्यटन का स्कोप, संभावनाएं जहाँ पे है वहाँ पे विकास होना चाहिए। इसी मंशा के साथ में वहाँ पे विकास की भी जी 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 बहुत प्यारा विकास है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जैसे रोशनी आपने बताया कि आप गांव गई हैं, तो इस गांव में आपने देखा होगा कि एक भी पक्का मकान नहीं है। बिल्कुल, वो जो स्वरूप है कच्चे मकानों का वो वैसा का वैसा ही है, वैसा और वैसा का वैसा जो रूप हम गाँव जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि अब तो सारे जो घर हैं वो पक्के बन चुके हैं, तो जो गाँव का जो नज़ारा था वो एक तरीके से खत्म हो चुका है और शहरों में तब्दील हो रहा है। तो देखा जाए तो इस गांव को देखकर जो सुकून मिल रहा है, मतलब मुझे मेरे बचपन की याद आ गई है। भरत जी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो गांव की जो विकास हुआ है, जिस तरह से देवमाली आज दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व में, देश में देखा जा रहा है, इसका आध्यात्मिक स्वरूप से भी कहीं जुड़ाव है? क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया है, देखा भी गया है कि देवनारायण भगवान की आस्था से जुड़ा है। लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप पर चर्चा करने से पहले मैं रोशनी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, बताइए ना। कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इस गांव को देखने से बचपन याद आ गया। हाँ। तो इस गांव में जाने से वाकई हमें हमारा बचपन याद आ जाता है और सारी चीज़ें, सारी यादें तरोताज़ा हो जाती है कि कैसे हम गिल्ली डंडा खेलते थे और कैसे एक रबड़ का टायर लेके उसको डंडे से भगाते रहते थे पूरे दिन भर। तो वहाँ आज भी वैसी चीज़ें अपने को देखने को मिल जाती है। बैलगाड़ियाँ चल रही हैं और सारी चीज़ें हैं, चूल्हे पे खाना बन रहा है जी। और तो वाकई वहाँ जाने के बाद में ऐसा लगता है कि एक बार फिर हम बचपन में लौट आए हैं। और बिल्कुल देखा आपने खाना बना, जो आपने जिक्र किया है, बन भी रहा है, खाना बना रहे हैं और उसी तरीके से बच्चे खेलते हुए भी इसमें दिख रहे हैं कि जिस तरीके से अपन बचपन में खेलते थे जी। तो कई सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें सारी
रिविजिट हो जाती है, कंचे खेलना, गिल्ली बिल्कुल। डंडा खेलना, जी, टायर जी, जी। घुमाना, वो सारी जी, चीज़ें। जी। अब आपके दूसरे विषय पे आते हैं, आध्यात्मिक का। जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देवमाली का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ। यहाँ पे भगवान देवनारायण का मंदिर है, हम्म, एक पहाड़ी पे मंदिर है वो, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस गांव में आते हैं। वैसे गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ पे आते हैं। जी, जी, जी। और साल में 2 मेले वहाँ पे भरते हैं बड़े, जिनमें भी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री देवनारायण ने यहाँ पे तपस्या की, हम्म, क्योंकि ये एरिया है भीलवाड़ा, अजमेर, जो उनकी कर्म स्थली रहा है, उनकी कार्यस्थली रहा है। हम्म, भगवान देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जैसा कि अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं। जी। तो यहाँ पे रह के उन्होंने आयुर्वेद से संबंधित शोध कार्य, अपनी तपस्या और वो सारी चीज़ें की। और जिस जगह वो रहे उसी जगह उनका मंदिर है, और आज भी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे आते हैं, और एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इस गांव में है, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है वहाँ जाते जी, हैं। जी। तो जितने भी ऑफिसर्स ऑफिशियल विजिट के लिए आते हैं, तो मेरी पोस्टिंग के दौरान भी कई सारे उच्चाधिकारी भी आए, कई सारे सरकार के और जो लोग हैं, माननीय मंत्रीगण भी आए। तो जिनको भी वहाँ पे विजिट करवाते हैं, तो वो वहाँ पे विजिट के बाद में सबको ये लगता है कि यार वाकई यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत सुकून है। जी, जी। तो इस गांव का आध्यात्मिक महत्व भी है। ये एक तरीके से अपन संपूर्ण गांव इसको मान सकते हैं। यहाँ पे अध्यात्म भी है, यहाँ पे प्रकृति भी है, यहाँ पे संस्कृति भी है, यहाँ पे सभ्यता भी है। जी। एक और ख़ास बात यहाँ की है जी। इस गांव में जितनी भी ज़मीन है, हाँ। जी। लगभग 3600 बीघा के आसपास ज़मीन है पूरे अच्छा। गांव में, और वो पूरी ज़मीन भगवान श्री देवनारायण के नाम है। किसी भी आदमी के नाम यहाँ पे ज़मीन नहीं है, मतलब काश्तकार कोई भी नहीं है, उसका अच्छा। जमाबंदी में नाम नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि खातेदार कोई है नहीं जी। सिवाय चक ज़मीन भी नहीं है, जी। तो वहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे पेड़ नहीं कट सकते। तो जो प्राकृतिक धरोहर हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारे संरक्षित हैं, यथास्थिति में मौजूद हैं। वाह, वाह, वाह। और वो क्योंकि चीज़ें इस तरीके से हैं कि तो ये इस बात की भी गारंटी है कि ये चीज़ें सालों तक इसी स्थिति में रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी। जी, जी। जी, बिल्कुल। आपने जो ये जिस तरह से गांव को जब आप वहाँ गए, आपने बताया कि गांव का आपने देखा कि इसमें क्या विकास हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, आपने डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया। तो डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के दौरान कोई चुनौती आई या बहुत आसानी से सब कुछ हो गया? चुनौती तो नहीं आई, बहुत आसानी से हो गया, लेकिन शुरू में लग रहा था कि बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि शुरू में ये था कि इसमें आर्टिस्ट को लेके, बाहर से आर्टिस्ट को लेके उनको ड्रेसअप करवा के और फिर डॉक्यूमेंट्री बनवाई जाए। लेकिन फिर बाद में वो आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि गांव के जो लोग हैं, हाँ। इन्हीं से डॉक्यूमेंट्री, जैसा ये रहन सहन कर रहे हैं, जैसा रह रहे हैं, हाँ जी, उसी तरीके से, क्योंकि वो नेचुरल भी लगेगा जी। और वो रियल भी लगेगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जैसे ये लोग रह रहे हैं उसी तरीके से, कोई ड्रेसअप की जरूरत नहीं है, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, बस टीम को बुलाएंगे और शूट करेंगे। जी। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रियल है, नेचुरल है, कोई इन्होंने मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे ये लोग रह रहे हैं उसी तरीके से इनको शूट किया गया है। जैसे महिलाएं काम कर रही हैं या लोग घूम रहे हैं, जैसा ये खाना खा रहे हैं, तो बिल्कुल जो ये जीवन, डेली का जो जीवन जी रहे हैं, उसी को शूट किया गया। अच्छा। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि गांव के लोग हैं, कभी इस तरीके की शूटिंग, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वही इसमें डॉक्यूमेंट्री में हैं, तो उनको इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था। तो शुरुआत में उनको ये झिझक थी कि मतलब किस तरीके से इसको किया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से कैमरा फेस किया जाएगा। जी। लेकिन फिर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, उनको न झिझक हुई, उनको बस यही बोला गया कि आप जैसे रह रहे हैं वैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो उन्होंने बहुत नेचुरली इसमें कोऑपरेट किया जी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मकान कच्चे, लोग सच्चे, इरादे अच्छे, तो अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसके बाद में क्या कुछ बदलाव देखा गया है देवमाली गांव में? क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं या फिर क्या कुछ नई योजना सामने आ रही है जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिले? डॉक्यूमेंट्री के बाद में चेंजेस, जो 2-3 चेंजेज आए,
जैसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड तो इसको बहुत बाद में मिला जी। उससे पहले डॉक्यूमेंट्री क्योंकि वायरल हो गई थी सोशल मीडिया वगैरह पे, खूब लोगों ने इसको देखा, मिलियंस में इसके व्यूज़ थे और खूब सारे लोगों ने इसको अप्रिसिएट भी किया। उसके बाद में 2-3 मूवीज़ का शूट वहाँ पे आया। अच्छा। एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी है जोली LLB 3, हाँ जी, हाँ जी। उसकी शूटिंग वहाँ पे हुई। अच्छा। तो इन्हीं घरों में बिना किसी अमेंडमेंट के शूटिंग हुई और पूरी टीम वहाँ पे रही लगभग 2-3 महीने। किसी भी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग होती है तो वहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अपने आप बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती हैं, सही कह रहे हैं। तो इससे पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को फ़ायदा हुआ। गांव वालों को के पास पैसा आया, उनके पास आजीविका का साधन बढ़ा। और इतना ही नहीं, उस मूवी का कुछ पार्ट अजमेर में शूट होना था जी। तो उसके लिए भी ये सारे गांव वाले, उस मूवी में गांव वालों ने बहुत रोल किया है। अच्छा। तो ये सारे गांव वाले बस में बैठ के, बस आती थी इनको लेने। अच्छा। और ये फिर अजमेर जाते थे, वहाँ शूटिंग में हिस्सा लेते थे। अरे वाह। और फिर वापस शाम को इनको घर छोड़ते थे। हाँ। इसके अलावा पहला तो ये हो गया, इसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा है। अच्छा। और टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ने का, जैसा कि पहले डिस्कशन हुआ था कि हर आदमी को उसका फ़ायदा मिलता है। उसका किसी एक आदमी तक टूरिज़्म का फ़ायदा नहीं पहुँचता है, वो सारे क्षेत्र को, सारे लोगों को, जितने भी वहाँ के लोग हैं सबको उसका फ़ायदा मिलता है। फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं अभी, मतलब पहले नहीं आते थे लेकिन अब बाद में, जैसे पुष्कर लोग जाते हैं, पुष्कर से जुड़ता हुआ ये जिला है और पुष्कर से ज़्यादा दूर नहीं है जी। तो एक नई आइटिनरी उनके उसमें जुड़ गई है कि चलो पुष्कर आए हैं तो पुष्कर से देवमाली भी जा सकते हैं। तो भरत जी, ऐसे पुष्कर में तो हम जाते हैं, हाँ। कभी कभी मन करता है एक रात रुक जाते हैं। हाँ। वहाँ पर होटल्स, होम स्टेज वगैरह सब हैं। तो ये जो गांव है देवमाली, क्या यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था ग्रामीणों ने की है? रुकने की व्यवस्था यहाँ पे जब ये हुआ था तो होम स्टे के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की थी लोगों से बात करके कि कोई भी टूरिस्ट आए यहाँ रुकना चाहें, क्योंकि होटल्स तो यहाँ पे है नहीं। और होटल्स इसलिए भी वहाँ पे नहीं है क्योंकि ज़मीन वहाँ पे है नहीं, ज़मीन सारी भगवान देवनारायण के नाम है। जी। तो होम स्टे की व्यवस्था हमने की थी और वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं उनकी इच्छा यही रहती है कि हम गांव में ही रुकें, गांव के लोगों के साथ रुकें, जैसा ये खाना खा रहे हैं वैसा ही हम खाना खाएं और इनके साथ रहें, इनके जीवन को जानें, इनके दिनचर्या को देखें, इनके रहन सहन को बहुत नज़दीक से, करीबी से देखें। जी। तो उनकी भी इच्छा यही रहती है। तो होम स्टे के लिए हमने कुछ लोगों को वहाँ पे तैयार किया था। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि अभी वो सही चल रहा हो। तो रोशनी जी, आप जाना चाहेंगी? मैं बिल्कुल जाऊंगी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में मेरा मन कर रहा है। और आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ वहाँ पे कि आप सब एक बार जरूर आएं। जी बिल्कुल, हम आएंगे। मेरी तो इच्छा है कि ऐसा एक कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए, वहाँ के लोगों को शामिल करते हुए। जैसे अलबेलो राजस्थान है तो वाकई अलबेला राजस्थान की छवि अपन वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये डॉक्यूमेंट्री में जो गीत की हम बात करें, क्योंकि ये बहुत ही गांव से जुड़ा हुआ जो गीत है, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि जो गीत है किससे ये वहाँ का कोई लोकल गीत है? तो 2-3 गीत हम सेलेक्ट कर रहे थे पीछे, तो उसमें ये था कि राजस्थान का भी कोई गीत, जैसे अपने घूमर का था या केसरिया बालम है, तो ऐसे 2-3 गीत दिमाग में थे कि इनको हम बैकग्राउंड में रखेंगे। तो फिर ये था कि इनको खूब सुन चुके लोग, बहुत सुना हुआ है, बिल्कुल, उनको उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन फिर ये लोकल गीत था, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता था। वाकई बहुत इसके अच्छा। वर्डिंग्स हालांकि मेरे को भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर फाइनली डिसाइड ये हुआ कि अपन बैकग्राउंड में इसको रखेंगे और ये वाकई बहुत लोगों के लिए द्वारा पसंद किया गया, बहुत लोगों ने इसे पसंद किया। जी, राजस्थान का लोक संगीत भरत जी है भी ऐसा कि अगर शब्द नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो भी आपके पांव थिरकने लगते हैं। बिल्कुल, राजस्थान का लोक संगीत वाकई इतना अच्छा है, आप किसी भी एरिया में चले जाएं, चाहे शेखावाटी में चले जाएं, चाहे हाडोती में चले जाएं, चाहे मेवाड़ में चले जाएं, और वहाँ महिलाएं, जैसे 5 महिलाएं बैठ के अगर गीत गा रही हैं, वहाँ भी अगर आप बैठ जाएंगे तो उसमें इतना अच्छा संगीत आपको मिलेगा, इतना अच्छा सुनने को मिलेगा। जी। तो वाकई राजस्थान की बहुत मजबूत सांस्कृतिक धरोहर रही है। जी। तो भरत जी, आपने आमंत्रित किया है, हम देवमाली गांव ज़रूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। और आप क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहे, आपने बतौर RAS वहाँ पे इतना अभूतपूर्व जो आपने उपलब्धि हासिल की है उसके लिए तो आपको बधाई। लेकिन अब अगर हम आपके RAS पद की बात करें तो
आज बहुत सारे युवा हैं जो आरएएस की तैयारी में जुटे हैं और वो चाहते हैं कि हम इस पद तक पहुँचें, लगे हुए हैं। आपकी तैयारी कैसे रही आरएएस तक पहुँचने की? कैसे विचार आया कि आपको आरएएस बनना है? बेशक राजस्थान में आरएएस की जो भर्ती है या आरएएस का जो पोस्ट है जी, वो राजस्थान में सबसे प्रीमियर पोस्टिंग मानी जाती है, प्रीमियर पोस्ट मानी जाती है जी। और लाखों जो युवा साथी हैं वो इसके लिए तैयारी करते हैं, सपना देखते हैं। माँ बाप का सपना होता है, उनका खुद का सपना होता है कि हम लोग ये करें, और कई लोग मेहनत करके अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में मेहनत करते हैं तो वो इसमें सफल भी होते हैं, हर साल होते ही हैं सफल। बिल्कुल। तो अगर मेरी तैयारी की बात की जाए तो मैं पहले से सर्विस में था, मैं सेक्रेटरीट सर्विस में इससे पहले था जी, और लगभग 9 साल में सेक्रेटरीट सर्विस में रहा। बहुत शुरू में ये दिमाग में विचार था ही नहीं कि आरएएस बनना है या कुछ करना है। मेरा शौक जर्नलिज्म था और जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स भी किया। अच्छा। और आप आश्चर्य करेंगे, मतलब मेरी 10th हो गई थी 2005 में और 2005 के बाद में मेरी कभी रेगुलर स्कूलिंग या रेगुलर कॉलेज नहीं हुई। अच्छा अच्छा। मैंने 12वीं भी फिर प्राइवेट की। हाँ। और वो 1 साल के गैप के बाद में की, मतलब 2005 में मेरी 10वीं हो गई, फिर 2008 में मैंने 12वीं की। अच्छा अच्छा। और प्राइवेट की वो वैसे बस जस्ट उसमें पास हो गया, बहुत कम परसेंटेज मेरे उसमें है जी। और 2008 के बाद में फिर पढ़ाई मेरी छूट गई। उसके बाद में 2013 में मेरी पोस्टिंग सेक्रेटरीट में हुई और उसके बाद में फिर ये लगा कि यार 12वीं पास करके बैठे हैं तो आगे कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, ग्रेजुएशन तो कम से कम करनी चाहिए। तब तक भी ये विचार नहीं था कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है या ऐसा कुछ करना है। तो उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन ओपन से किया और 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। 2005 में मेरी 10th हो गई थी जी, लेकिन ग्रेजुएशन होते होते मेरे को 10 साल लग गए। ओहो जी। और फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में फिर विचार आया कि एक बार करके देखते हैं, तो करके देखा और हो गया। 2-3 चीज़ें हैं बस, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और बस ये होना चाहिए कि एक बार करके देख लें। मलाल एक शब्द है जी, तो ये नहीं रहे कि जीवन में कभी आगे जाके ये रहे कि जी, मलाल नहीं रहना चाहिए कि तब कर लेते तो अच्छा रहता जी। तो ग्रेजुएशन के बाद में ही फिर मैंने मास्टर्स भी किया जर्नलिज्म में, क्योंकि जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था और 12वीं के बाद में भी मैंने जर्नलिज्म किया। तो ऐसे सफ़र रहा, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। बिल्कुल। अभी आरएएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे उनको कि किस तरीके से देना चाहिए, क्या कुछ राय है आपकी? इंटरव्यू के लिए जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उन सब से मेरा यही सलाह है, यही कहना है कि नेचुरल रहें, रियल रहें, जैसा आप हैं वैसा दिखें, जैसा आपके मन में है वैसा ही बोलें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे आपके खुद के बारे में आप जान लें, वो हमें जानना ही होता है, और आपके ज़िले के बारे में आप जान लें, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में आप जान लें। बहुत कॉमन सी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, राजस्थान की कला संस्कृति है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, जितना इजी हो के इंटरव्यू देंगे उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा, और जितना इसको स्ट्रेसफुल अपन बना देंगे कि इंटरव्यू है पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उतनी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। तो आप इजी रहें, निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा होगा। और मेंस की तैयारी आपने की है तो नॉलेज तो आपको है ही सही, क्योंकि सब लोगों ने मेंस अभी क्लियर किया है और उसके बाद में ही वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो नॉलेज तो उनके पास अच्छी है ही सही, और प्रेजेंटेशन आपका सब कुछ उसमें डिसाइड करेगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस यही है कि आप रियल रहें, नेचुरल रहें, काम रहें और
जितना इजी रहेंगे उतना अच्छा इंटरव्यू होगा। तो ये मार्गदर्शन आपने जो युवाओं को दिया है जो आरएएस में अब इंटरव्यू देने वाला है, निश्चित रूप से वो अब उनका इंटरव्यू सफल होगा। हमारी भी शुभकामनाएं उन सभी युवाओं को है। वैसे ये मार्गदर्शन आप भी दे सकते हैं क्योंकि आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस नहीं, चीज़ का। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपका पहले विचार नहीं था, फिर आपने पढ़ाई करी और आपने इतना लंबा जो टाइम दिया है, तो एसडीएम बनने के बाद में आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं आपको? सच लाइफ में कोई बदलाव है नहीं, बस जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण जो लाइफ में एक चीज़ है कि परिवार को देखभाल के लिए उतना समय हम लोग नहीं दे पाते जितना समय पहले दे पाते हैं। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो समन्वय है, जो संतुलन है, वो बिठाना एक चैलेंज हो जाता है क्योंकि कई बार परिवार की प्राथमिकताएं अलग रहती हैं, अपने प्रोफेशन की जो अपनी सर्विस है उसकी प्राथमिकता अलग रहती है। तो प्राथमिकताओं का चयन है और इसको बैलेंस करना ही मैं मानता हूं कि एक सफलता है। जी जी जी। बतौर एसडीएम जब आप काम कर रहे हैं तो शहर से जब हम गांव में जाते हैं या आधे गांव में जाते हैं, जो कस्बा जो कहलाता है उसमें जाते हैं, तो वहाँ अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव करना पड़ता है लोगों की दिनचर्या को देखते हुए? एसडीएम रहते हुए बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ज़्यादातर जो अपने सब डिवीज़न हैं वो सेमी रूरल टाइप के, सेमी अर्बन टाइप के कस्बे हैं जी। जैसे अभी मैं पोस्टेड हूँ आसिंद, वो भी कस्बा है जी। और ज़्यादातर लोग जो आरएस में आते हैं वो शहरी पृष्ठभूमि के भी होते हैं लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग भी उसमें हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम यहीं के लोग हैं, राजस्थान में पले बड़े हैं, राजस्थान की संस्कृति के बीच में रहे हैं, राजस्थान के लोगों के बीच में रहे हैं, राजस्थान के इश्यूज़, मुद्दे क्या क्या हैं, समस्याएं क्या क्या हैं, और कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होता है कि इनका प्रैक्टिकल समाधान क्या हो सकता है जी। वो भी दिमाग में होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती है लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, तो सब कुछ ईजी हो जाता है। और जब लोगों से संवाद का अपन रखते हैं प्राथमिकता को कि संवाद करना चाहिए, तो संवाद से ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सही आपने बात कही। तो ये कार्य करते हुए कोई संवेदनशील मुद्दा कभी आया? मुद्दों की आपने बात कही, कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको हल करने में थोड़ी सी कठिनाई भी आई हो, आनंद भी आया हो? ये हर प्रशासनिक अधिकारी का जो कार्यकाल होता है, जो कार्य होता है, उसमें डेली इतने सारे मुद्दे आते हैं, इतने सारे इश्यूज आते हैं, कई सारे बहुत सहजता से समाधान हो जाता है, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी मुश्किल आती है जी। लेकिन अल्टीमेटली समाधान सबका होता है। हर प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में, उसके कार्य के दौरान ऐसी चीज़ों से उसको सामना करना ही पड़ता है जो कभी बहुत संवेदनशील हो जाती है, और कई बार छोटी सी घटना भी इतना बड़ा रूप ले लेती है कि वो बहुत संवेदनशील हो जाती है। दो लोगों का झगड़ा है जी। और अगर वो दो अलग अलग समुदायों के हैं, उनका व्यक्तिगत झगड़ा है और वो अलग अलग समुदायों के हैं, तो हो सकता है वो सामुदायिक रंग ले ले। अच्छा। तो ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक छोटी सी घटना जो दो लोगों का आपसी झगड़ा है वो दो समुदायों का झगड़ा हो जाता है और उसको सुलझाने में फिर बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानी आती है। तो ऐसी घटनाएं हर प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में है और ये डेली रूटीन है। तो अब ये ऐसा हो गया है कि ठीक है भाई, घटना होनी है, इसका समाधान भी होना है। जी बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया कि संवाद से समाधान हो जाता है। जी बिल्कुल। अभी हम संवाद की बात कर रहे हैं और आपका जो संवाद है वो सीधा जनता से होता है। तो ऐसे में जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जो इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो व्यक्तिगत विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि तैयारी तो हम कर लेते हैं लेकिन व्यक्तिगत विकास भी बहुत ज़रूरी होता है और उसकी वजह से ही हम संवाद कर सकते हैं। तो उसको लेकर क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जा सकता है या किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जा सकता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो मेरे नज़रिए से एक ही मूल मंत्र है कि अगर अपन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में रहेंगे जी, तो सारी चीज़ें सकारात्मक होंगी। अगर एटीट्यूड अपना नेगेटिव है तो फिर नेगेटिविटी अपने को कहीं ना कहीं घेर लेगी, कहीं मतलब अपने पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आ जाएगी जी। तो जो भी साथी इंटरव्यू परस्यू कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं जी, और ये सबके लिए है, अपनी लाइफ में भी है कि जितना सकारात्मक हम लोग रहेंगे उतनी सकारात्मक चीज़ें अपने पास आएंगी।
ये गिव एंड टेक है, जैसा अपन देते हैं वही चीज़ लौट के आती जी है। बिल्कुल। तो जितनी सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव वाइब्स अपन देते हैं वही चीज़ लौट के आती है। तो सकारात्मक रहने की कोशिश करें। आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत अच्छी है सबकी, हम सबकी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है जी। और बस उसमें पॉजिटिविटी अगर रहती है जी। तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती है। इंटरव्यू का भी यही मूल मंत्र है कि पॉजिटिव रहें और आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू होने वाला है। जी 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 भरत जी, हम लोग जो हैं वो आज के आधुनिक जीवन में जी रहे हैं और सोशल मीडिया का काफ़ी सहारा लेते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे हैं हम लोग। लेकिन हम अगर गांव में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ होते हैं उससे। क्या आपने गांव के क्षेत्र में सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए ट्रेनिंग दी, गांव वालों को उससे जोड़ने का प्रयास किया? सोशल मीडिया को लेके तो खूब अवेयरनेस है गांव में लेकिन जिन चीज़ों को लेके अवेयरनेस होनी चाहिए, हाँ। उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। किस तरह की चीज़ें? जैसे कि जो रूढ़ियाँ हैं, जो जैसे गांव में अभी भी ये समस्या है कि बच्चियों को वो बच्चों के कंपेरेटिवली कम पढ़ाते हैं, कोई उनको अंधविश्वास कम हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। बाल विवाह अभी भी कई क्षेत्रों में एक समस्या है। जी। नशे की लत जो है वो अभी भी कई क्षेत्रों में समस्या है। जैसे हाँ। कई जो रीजन है वहाँ पे अफीम का सेवन लोग अभी भी करते हैं। जी। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी बहुत छोटी छोटी सी जानकारियां अगर अपने को हो, लोगों को हो, तो उनसे बचा जा सकता है। जैसे हेल्थ के जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं, वैक्सीनेशन हुआ या कोई भी जैसे प्रोग्राम चलते हैं। टीबी के लिए अभी हमारी सरकार का टारगेट था कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक टीबी का उन्मूलन अभी तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। तो सोशल मीडिया पे तो लोग खूब एक्टिव हैं, स्पेशली नई जनरेशन जो ये है। जो उन्मूलन नहीं कर पाए हैं, इसके लिए कोई विशेष योजना अब जारी की गई है? अभी भी टीबी के लिए प्रयासरत है और उसमें टीबी के लिए निक्षय मित्र एक योजना सरकार की चल रही है जी। उसमें कोई भी आदमी निक्षय मित्र बन सकता है। उसको बेसिकली एक टीबी का जो पेशेंट है उसको टेक केयर करना होता है जी। 600 रुपये महीने का एक किट आता है टीबी के लिए, जिसमें उसके पोषण के जरूरी सामान होते हैं। वो किट उसको किसी भी टीबी मरीज को प्रोवाइड करवाना होता है जी। तो मैं सभी जो भी दर्शक हैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप जरूर निक्षय मित्र बने। इसका मकसद बस इतना सा है कि इसके जरिए जागरूकता लाई जा सके, क्योंकि 600 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार अपनी तरफ से भी ग्रांट दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये निक्षय मित्र बनाने का मकसद बस इतना सा है कि कोई आदमी उससे जुड़ेगा तो वो उसके सेंटिमेंट्स भी उसके साथ जुड़ते हैं पेशेंट के साथ में, और उसकी एक कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसमिशन भी होता है। बिल्कुल। और वो ये चाहता है कि ये पेशेंट भी ठीक हो, और ऐसे समाज में एकजुटता भी बढ़ती है, समाज में एकरूपता आती है। तो निक्षय मित्र एक अच्छी पहल है इसको टीबी के उन्मूलन के लिए। जी। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें पोषण के लिए होती है, जैसे दालें होती हैं या कुछ ऐसे मेडिसिन्स होती हैं, और वो 600-700 रुपये के आसपास का किट आता है जी। तो मेरी सभी से अपील है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके, आप अपने गांव में जो भी पीएचसी सीएचसी है वहाँ संपर्क करके आप किसी भी एक टीबी पेशेंट के लिए निक्षय मित्र बन सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इस प्रोग्राम के लिए भी चिकित्सकीय क्षेत्र के अलावा राजस्थान सरकार की और कितनी योजनाएं हैं जिसका ग्रामीण जगत अभी लाभ उठा रहा है? हर डिपार्टमेंट की ऐसी खूब सारी योजनाएं हैं जी। जैसे पेंशन स्कीम है जी। पेंशन स्कीम से बुजुर्गों को इतनी राहत मिली है, मतलब उनको जो भी पेंशन मिलती है उनसे उनका खर्चा चल जाता है, उनके मेडिसिन के कोई ज़रूरी, वैसे मेडिसिन भी फ्री है राजस्थान में, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मिल जाती है। ऐसे हर वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए, हर समाज के हर तबके के लिए सरकार की योजनाएं हैं, और हम सब कोशिश करते हैं कि वो योजनाएं समाज के जो अंतिम पायदान पे आदमी खड़ा है उस तक वो योजनाएं पहुँचे। इसके लिए हमारी सारी मशीनरी है वो काम करती है, और हम सबका प्रयास यही रहता है कि हर आदमी के पास, क्योंकि उसका अल्टीमेटली कोई भी स्कीम बनती है तो उसका मकसद यही है कि ये लास्ट पर्सन तक ये स्कीम पहुँचे, तभी वो स्कीम सफल भी मानी जाती है। तो हम सबका मकसद यही है कि जो भी योजनाएं सरकार बनाती है उनकी सफलता तभी है जब वो अंतिम आदमी तक वो योजनाएं पहुँचेंगी। जी। जी बिल्कुल।
आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, जी। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें और अगर हम देवमाली गांव की बात करें, जी। तो जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए या फिर राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए जी। क्या सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लाई जा रही है जिससे? बिल्कुल ऐसी योजना है और बहुत अच्छी योजना है। राजीविका एक कार्यक्रम है जी। जिसके जरिए एसएचजी बनते हैं, स्वयं सहायता समूह बनते हैं और उनको आर्थिक सहायता बैंक से प्रोवाइड करवाई जाती है। ट्रेंच 1, ट्रेंच 2, T1, T2 के उनके किस्तें होती हैं और उसके जरिए उनको ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके जरिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाके, और आजकल ज़माना है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का या हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनका ज़माना है, इनकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन भी है। बिल्कुल। तो इतना अच्छा इसमें काम किया जा सकता है राजीविका के जरिए, महिलाओं को ट्रेनिंग दे के, उनसे घर पे कुछ प्रोडक्ट्स बनवा के, और इनकी मार्केटिंग के लिए भी सरकार का एक राज सखी पोर्टल है, उस पे इन सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है। जी। बहुत अच्छी संख्या में लोग इनको परचेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में पसंद कर रहे हैं लोग इनको, और वाकई इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं राजीविका के। मैंने खुद ये प्रोडक्ट्स लिए हैं, यूज़ भी करता हूँ। राजीविका के मेले भी अब हर जिले में लग रहे हैं। जी। तो महिला सशक्तिकरण का मैं मानता हूँ कि एक अच्छा जरिया है, स्पेशली गाँवों में, क्योंकि गाँवों में महिलाओं के पास समय भी रहता है इन चीज़ों के लिए जी। और वो कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। और गाँव में जो बने प्रोडक्ट हैं, जो महिलाएं बनाती हैं, उनकी विश्वसनीयता भी रहती है, ऑथेंटिसिटी रहती है। मेरे ख्याल से भरत जी, महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महिला स्वयं सशक्त है, और महिला सशक्त है इसलिए आप और हम काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जी जी। नहीं, इस महिला बात से मैं सशक्त नहीं सहमत हो- हूँ। जी जी। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संबल प्रधान जी। होना चाहिए। आर्थिक रूप से जिस बराबरी की हम लोग बात करते हैं, जी। और महिलाएं क्यों, मतलब सबको आर्थिक संसाधन सबके जी, पास जी। होने चाहिए। होने चाहिए। हर गांव में, हर गरीब के पास, हर आदमी के पास कुछ जी। ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए बिल्कुल। कि उसकी आजीविका बहुत आसानी से चल सके, और उसका जीवन, क्योंकि आजीविका से जीवन अच्छा चलेगा। जी जी। तो आजीविका बहुत जरूरी प्रश्न है। महिलाओं की शक्ति है जिससे हमारा आधार मजबूत है। यदि महिला हमें शक्ति नहीं देती तो हमारा आधार मजबूत होता ही नहीं। बिल्कुल। भरत जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अपने राजीविका के माध्यम से जो रोजगार वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं, क्या जो युवा वर्ग है उनके लिए भी किसी तरह के लघु उद्योगों की रचना वहाँ पे की गई ताकि वो भी आगे बढ़ सकें वहीं अपनी ज़मीन पर? युवा वर्ग के लिए अगर स्पेशली अपन देवमाली की बात करें जी, तो वहाँ पे टूरिस्ट के वजह से वहाँ पे अच्छा स्कोप है। और जैसे ये बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड के बाद में, या अब जब वहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा है, तो वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। लोगों को कई तरीके के रोजगार वहाँ उपलब्ध हुए हैं। वहाँ के जो युवा हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं। जी। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हो गई हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउसेज, गांव से बाहर की सीमा पे बहुत सारे गेस्ट हाउसेज खुले हैं। अच्छा। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां हैं, तो आर्थिक गतिविधियां बड़ी हैं तो सबके घर में रोजगार भी पहुंचा है, सबके पास रोजगार पहुंचा है। जी। क्योंकि कोई भी एक गेस्ट हाउस खुलता है या रेस्टोरेंट खुलता है तो उसमें 8-10 लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल। तो जैसा कि पहले भी डिस्कशन हुआ था कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लाभ बहुत व्यापक होता है। उस क्षेत्र के हर आदमी तक उसका लाभ पहुंचता है। जी जी जी। एक इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा मिलता है या उसके मजदूरों को फ़ायदा मिलता है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सारे एरिया को फ़ायदा मिलता है, सारे लोगों को फ़ायदा। आप चाहेंगे भरत जी, जिस तरह से देवमाली गांव का विकास हुआ है, आज सभी लोग देवमाली गांव को जानते हैं, उस तरह से दूसरे गांव भी प्रगति करें? क्या आपकी नज़र है किसी गांव पर? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जी। राजस्थान के हर गांव में कुछ न कुछ ऐसी विशेष बात है। बिल्कुल। जैसे आपका गांव है, आपका गांव है, बिल्कुल। मेरा गांव है। जब हम खुद उसके बारे में सोचते हैं तो हमको ये लगता है कि यार हमारे गांव में भी ऐसी खूबी है, और हमारे गांव में भी जब हम बचपन में वहाँ थे तो यही सारी चीज़ें थी। और ऐसे कई सारे गांव है जहाँ पे इतनी मजबूत सांस्कृतिक विरासत या इतनी मजबूत सभ्यता वहाँ पे है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं एक गांव में विजिट कर रहा था, आसिंद की बात मैं बता रहा हूँ जी। और वहाँ पे इतनी बहुत खूबसूरत कलाकृति, लगभग 1300 साल पुरानी वो कलाकृति थी, और वो पत्थर पे बना के वहाँ पे एक मंदिर में रखी हुई, एक छोटा सा मंदिर था गांव का। दड़ावट एक छोटा सा गांव है, उसका मंदिर था।
और वहाँ पे इतनी खूबसूरत कलाकृति वो रखी हुई थी, तो उसको देखने से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसके फोटोग्राफ्स भी लिए। और तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये राजस्थान में पग पग पे बिखरी हुई है। बिल्कुल। हर जगह की अलग एक खूबी है, अलग संस्कृति है, अलग सभ्यता है। जी। कहीं आपको ऐसा बहुत खूबसूरत लोक नृत्य मिल जाएगा जी। कहीं आपको खूबसूरत सा गायन मिल जाएगा, हाँ। कहीं आपको खूबसूरत मॉन्यूमेंट मिल जाएगा। जी। और तो और मतलब यहाँ के पत्थर भी कई बार इतने खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी शेप्स लिए हुए हैं। जिस इलाके में मेरी पोस्टिंग है वहाँ के पत्थर भी इतनी अच्छी शेप में हैं, इतने खूबसूरत हैं कि वो कई बार उनमें इतनी अच्छी आकृति बन के उभरती है कि ये पत्थर भी देखने लायक है। हाँ, वो मतलब अपनी यहाँ कहानी खुद कहता है एक पत्थर। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन सर की बात सुनकर मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि जो सर चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप गांव को देख रहे हैं, बहुत ही करीब से देख रहे हैं। आप चाहे देवाली गांव की बात करिए तो भी आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई बहुत करीब से जाना, या फिर आप जिस भी गांव की बात कर रहे हैं, अपने गांव की, मेरे गांव की, बहुत चीज़ों को करीब से देखते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और आप बाकी के जो गाँव हैं उनको भी लेकर आप सोच रहे हैं काम करने की, तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या है आपकी? मैं मतलब ट्रेनिंग के दौरान जब हमारी आरएस की ट्रेनिंग चल रही थी, मेरे को 1 महीने की पोस्टिंग का मौका मिला टोडगढ़ में। जी। टोडगढ़ राजस्थान का इतना अच्छा गांव है वो भी, और उसके लिए भी मैंने प्रयास किया था जी। कि उसमें भी टूरिज़्म के इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी संभावनाएं हैं वहाँ पे। तो 1 महीने रहने का मेरे को सौभाग्य वहाँ पे मिला। जी। लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे है, उसका एक ब्रोशर मैंने वहाँ पे बना के लॉन्च किया था। जी। क्योंकि टाइम कम था। हाँ। लेकिन वो गांव भी इतना पोटेंशियल वहाँ पे है। हाँ। तो इसमें बस ये है कि अपने को किसी भी गांव का, जिस गांव में अपन जाते हैं, हर गांव की अपनी एक खूबी होती है, हर जगह की खूबी होती है, गांव की नहीं, सब जगह की खूबी है। उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको सामने लाने की ज़रूरत है। अभी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ भी हमने एक ऐसा प्रयोग किया है। मालासेरी एक गाँव है वहाँ पास में, तो उसको हमने बेस्ट टूरिस्ट विलेज के लिए भेजा है और उम्मीद करते हैं कि वो भारत सरकार उससे ज़रूर वो पुरस्कार प्राप्त होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने उसको फॉरवर्ड वहाँ पे किया है भारत सरकार को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब टोडगढ़ में है या देवमाली में है या मालासेरी में है, क्योंकि मेरी 3 पोस्टिंग एज एसडीएम अभी हुई है। एक ट्रेनिंग के दौरान हुई टोडगढ़ में, वहाँ भी टूरिज्म का स्कोप था। दूसरी पोस्टिंग मेरी मसूदा में हुई, वहाँ देवमाली आप सबको पता है ही सही। बिल्कुल। तीसरी पोस्टिंग मेरी आसीन में हुई एज एसडीएम, वहाँ हमने मालासेरी का एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो मेरा कहना ये है कि राजस्थान के हर गांव में, हर कोने में, क्योंकि हम सब, आप भी राजस्थान से हैं, मैं भी राजस्थान से हूँ, तो हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ खास है। चाहे आप थार के रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे आप सुदूर दक्षिण में चले जाओ, मालासेरी में कुछ खास है? हाँ, मालासेरी में भी कुछ खास है? मालासेरी में भी खास है जी। मालासेरी में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई थी जी। और वहाँ उस गांव का आध्यात्मिक महत्व है। हाँ। उस गांव में एक डोंगरी है जहाँ पे हमारे जो लोक देवता हैं भगवान देवनारायण जी, उनका जन्म हुआ था जी। और इसके अलावा वो गांव जो है वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के लिए भी फेमस है। तो ऐसी उस गांव की कुछ विशेषताएं हैं जो उस गांव को खास बनाती है जी। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान का हर गांव खास है। हाँ। हर गांव में अगर अपन ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत आकर्षक होगा और अपने आप में वो उस गांव की खूबी या उस गांव की विशेषता को बयान। भरत जी, कभी ऐसा हुआ कि आप अपने कार्य में बहुत व्यस्त हो और गांव में कोई उत्सव हो, गांव वाले आ गए हो कि भरत जी थे तो चालो हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम में आओ, हमारा मुख्य अतिथि बनो, थे कौन आज ही तो हमारा काम ही को नहीं हो सी? बिल्कुल, मैं इन चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ जी तो मैं उस कार्यक्रम में बिल्कुल डेफिनेटली जाऊँगा। अच्छा। लेकिन फिर मैं उनसे इतनी सी एक्सक्यूज़ लूँगा कि मैं बस ये काम ख़त्म कर लूँ। हाँ। इसके बाद में मैं आके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। हाँ। और ऐसा मैं कोई मौका नहीं छोड़ता कि गांव में कोई कार्यक्रम हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और गांव वाले इन्वाइट करें और मैं नहीं जाऊँ। क्योंकि देवमाली में तो हमने एक देवमाली महोत्सव भी प्रशासन की तरफ से करवाया था। अच्छा, वाह वाह। और उसमें जैसे जो चीज़ें हैं उधर की, जैसे फड़वाचन है और
एक गेर नृत्य उस एरिया में भीलवाड़ा और ब्यावर का जो एरिया है जी जी उसमें गेर नृत्य बहुत अच्छा होता है, जी पुरुष करते हैं उसको, जी अच्छा। और होली के आसपास वो होता होली है। पे जी अच्छा। लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से उसको करते हैं, वाकई वो बहुत मनमोहक है। जी तो मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा अगली बार जब भी होली के बिल्कुल, आसपास का आपका प्रोग्राम हो। आमंत्रण हमारे सर माथे पर, हमने हम स्वीकार वहाँ पे किया है। देवमाली गांव में अवश्य आएंगे। और बात करने का जो ये रस आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि और देवमाली पे बात करें, लेकिन अब समय इजाज़त नहीं देता। तो भरतराज गुर्जर जी, आप आए इस कार्यक्रम में और जिस गाँव के बारे में आपने बताया, देवमाली के बारे में आपके जो प्रयास रहे, ये जो उपलब्धि आपने हासिल की विशेष रूप से देवमाली गांव में, ऐसे प्रयास और होते रहें, राजस्थान के और भी गांव इसी तरह से समृद्ध हों। तो आपके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अलबेलो बहुत राजस्थान में आए। धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 तो धन्यवाद। रोशनी जी अब आगे चलें, क्योंकि बिल्कुल, अब कार्यक्रम चलना के चाहिए। समापन का समय है। तो अलबेलो राजस्थान में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बात के संग, एक नए उत्सव के संग, एक नए मेहमान के साथ। जी। अभी आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को, और मैं रोशनी मिश्रा, मुझे आज्ञा दीजिए। हम मिलेंगे फिर से आपसे।